तो हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हमने पढ़ा था मास और वेट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। वॉल्यूम पढ़ा था, डेंसिटी पढ़ा था। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर यानी क्या, इट इज द मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। कोई चीज कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है, ये चीज हमको किससे पता चलेगी, उसके टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए अलग अलग स्केल्स है, 3 स्केल्स है। एक डिग्री सेल्सियस वाली है, एक केल्विन वाली है और एक फ़ारेनहाइट वाली है। फ़ारेनहाइट वाली तुम देखे होगे, ज्यादातर दवाखानों में फ़ारेनहाइट स्केल यूज होती है। डिग्री सेल्सियस हमने कभी देखा नहीं है। केल्विन तुम देखोगे जब तुम केमिस्ट्री लैब में जाओगे, तो वहां पे केल्विन स्केल यूज की जाती है, सॉरी डिग्री सेल्सियस वाली यूज की जाती है। केल्विन अभी तक मैंने भी नहीं देखा था, तुम क्या देखो, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस वाली तुम उससे थोड़े दिन के बाद रूबरू होगे, ठीक है। हमारे ट्यूशन में भी है डिग्री सेल्सियस वाली टेम्परेचर की स्केल, मैं तुमको अभी दिखाऊंगी, ठीक है, ये पढ़ाने के बाद। तो देखो केल्विन, ये तीनों स्केल जो है इसका यूज किया जाता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए, ठीक है। और थर्मोमीटर इन तीनों के ऊपर बेस्ड है। थर्मोमीटर केल्विन वाला थर्मोमीटर रहता है, फ़ारेनहाइट वाला भी रहता है और डिग्री सेल्सियस वाला भी रहता है, जिनकी मदद से हम टेम्परेचर कितना है वो मेजर करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या बोला है कि जनरली जो सेल्सियस वाली स्केल्स होती है उसको 0 से 100 डिग्री सेल्सियस इतना ही हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, ठीक है। इतने के लिए हम लोग यूज करते हैं उसको। तो जिसमें से एक जो टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग पॉइंट है लिक्विड का, और एक टेम्परेचर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस ये वाटर का क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है, क्या हुआ, ठीक है। और 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। फिर से अगर यही फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट वाटर का अगर हमको फ़ारेनहाइट में मेजर करना है, तो फ़ारेनहाइट में फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट, केल्विन, सेल्सियस स्केल में क्या रिलेशन है, वो भी रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है, तुमको वो याद रखना है, ठीक है। देखो तीनों स्केल दी हुई है, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। तीनों के बारे में बताया भी गया है कि कितने पे बॉइल होने वाला है, ठीक है। जैसे फ़ारेनहाइट पे 210 माइनस 210 पे ये क्या हो जाता है, बॉइल होता है। जबकि सेल्सियस पे कितने पे बॉइल होता है, 100 पे। और केल्विन पे कितने पे बॉइल होता है, 375.15 पे जाके ये क्या होगा, बॉइल होगा, ठीक है। हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट में कितना होना चाहिए, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा है यानी कि हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है वो ज्यादा है, यानी हमको बुखार आया है, ऐसा मेजर करते हो ना तुम, 100 के कितना तो भी डिग्री फ़ारेनहाइट आता है तो बोलते बुखार चढ़ा था इतना। नॉर्मल फ़ारेनहाइट में कितना टेम्परेचर होता है, 98.6। वही डिग्री सेल्सियस में हमारे टेम्परेचर जो है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर वो कितना होना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और वाटर फ्रीज जो होता है यानी सॉलिड बन रहा है, बर्फ बन रहा है, फ़ारेनहाइट में कितने पे हो रहा है, 32 पे, देखो यहाँ 32, ठीक है। और जबकि सेल्सियस में कितने पे बॉइल होंगे वो, 0, और केल्विन में 273.15। तो इन तीनों मेजरमेंट से हमको नजर क्या आ रहा है कि सबसे बड़ी जो स्केल हमको दिख रही है वो कौन सी दिख रही है, केल्विन, ठीक है। सबसे बड़ी स्केल कौन सी, केल्विन। यानी टेम्परेचर बहुत ज्यादा अमाउंट में हो तो हम किस में मेजर करते हैं, केल्विन में, ठीक है। तो देखो अगर एक एब्सोल्युटली अगर 0 रहा, ठीक है, केल्विन देखो जहाँ पे 0 रहता है वहां पे जितने भी मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स के मोशन है सबके सब क्या हो जाते हैं, स्टॉप्स हो जाते हैं, ठीक है, कोई मोशन नहीं करता। तो ये अलग अलग टेम्परेचर के थर्मोमीटर थे, उनके बीच का रिलेशन तुमको याद रखना, ठीक है। जैसे ये फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या रिलेशन है, वो इस इक्वेशन से बताया गया है कि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी क्या होगा, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। और दूसरे इक्वेशन में बताया कि केल्विन और डिग्री सेल्सियस में क्या रिलेशन, 1 केल्विन इज इक्वल टू 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस। ये दोनों रिलेशन के ऊपर तुमको आते हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है। या तो सेल्सियस में दिया रहता है टेम्परेचर, तुमको उसमें किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में।
या तो सेल्सियस में दिया रहेगा, बोलेंगे किस में कन्वर्ट करो, फ़ारेनहाइट में, नहीं तो उल्टा भी फ़ारेनहाइट में दिया रहेगा, क्या बोलेगा, सेल्सियस में कन्वर्ट करो, या फिर केल्विन दिया रहेगा, किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके ऊपर तुमको आते हैं न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल हम करेंगे अभी। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है कि टेम्परेचर दिया हुआ है हमको 40 डिग्री सेल्सियस में, और इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इट इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जो टेम्परेचर दिया है वो लिखेंगे। ठीक है, और जो निकालना है वो लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, तो लिखो 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस कितना है 40 प्लस 32, क्या हुआ 5 8 जा प्लस 32, 9 8 जा 72 प्लस 32 इज इक्वल टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये तुमको डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या मिल गया, समझा। अभी आंसर खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन तुमको वर्डेड में पूछा है, तो आंसर भी तुमको किस में देना है, वर्डेड में। देयरफॉर क्या लिखोगे, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 104 फ़ारेनहाइट। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर तुमको घर से करके लाना है, हम आगे बढ़े। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पहला हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तुमको दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिखना है। देखो एच तुम्हारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर एच है, वो तुमको घर से करके लाना है। आधा तो यहीं पे कर दिया है, एक तुमको कहाँ से करके लाना है, घर से, आंसर उसका ऑलरेडी दिया है वहां। ठीक है, और देख लेते हैं और है क्या, डिग्री सेल्सियस वगैरह का देखो तो दिख रहा है कहीं पे तुमको, नहीं है। ठीक है, अब देखो ये वाला सेम टू सेम न्यूमेरिकल जैसा है, तुमको इसका आंसर ढूंढना है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर विल रीड द सेम वैल्यू ऑन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। क्वेश्चन क्या पूछा है कि इन सब में से जो भी टेम्परेचर तुमको दिए चारों में से, ठीक है, कौन से टेम्परेचर की वैल्यू डिग्री सेल्सियस में भी वही है और डिग्री फ़ारेनहाइट में भी वही है। तो तुमको डिग्री सेल्सियस में दिया है, हर एक को किस में कन्वर्ट करके देखना है, फ़ारेनहाइट में, जिसकी वैल्यू सेम आई वही ये रहेगा, समझा। सेम टू सेम तभी जो फॉर्मूला यूज किया वही यूज करना है तुम्हें। ठीक है, और ये जो डिग्री सेल्सियस है इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर इन चारों टेम्परेचर में से जो फ़ारेनहाइट जिस डिग्री सेल्सियस की वैल्यू बराबर किस कैसी आई, फ़ारेनहाइट जैसी, वही वैल्यू इसकी क्या होगी, करेक्ट आंसर। समझा क्वेश्चन क्या पूछा है, समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला। और कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा है टेम्परेचर से रिलेटेड। ठीक है, तो ऐसे मल्टीपल चॉइस तुमको पूछे जाते हैं, एक एक टॉपिक पढ़ पढ़ के उसका मल्टीपल चॉइस भी तुमको क्या करना है, सॉल्व। मैं भी कुछ बताऊंगी, तुमको भी कुछ करना है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी पढ़े अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। ठीक है, ऐसा यूनिट पढ़े थे, 7 बेसिक क्वांटिटीज का क्या पढ़ा था, ऐसा यूनिट, और वो 7 बेसिक क्वांटिटी भी पढ़ लिया कि उनका केमिस्ट्री में क्या रोल कॉल है। ये टेम्परेचर का तो मोस्ट रोल कॉल है, किसी का बॉइलिंग पॉइंट निकालना पड़ता है जब तुम किसी कंपाउंड को एनालाइज करते हो। ग्रेजुएशन में तुमको कंपाउंड दिया जाता है मिक्स करके, 3-4 कंपाउंड मिक्स करके दिए जाते हैं, 3-4 एलिमेंट्स मिक्स करके दिए जाते हैं। तुमको उसमें से एलिमेंट्स पहचानना रहता है, कंपाउंड पहचानना रहता है कि कौन सा कंपाउंड, उस समय तुमको ऐसा बॉइलिंग पॉइंट निकालना पड़ता है उसका। ठीक है, तो केमिस्ट्री में टेम्परेचर का बहुत ज्यादा यूज है, थर्मोमीटर का यूज है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा चालू हो रहा है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कोई भी दो केमिकल जब कंबाइन होंगे, ठीक है, तो उसके बेसिस के ऊपर हम लोग 7 लॉ पढ़ने वाले। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कैसे होता है, 7
लॉज में क्या किया है, 7 लॉ बोलती हूँ, कितने लॉ, वो जितने भी लॉ है हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, किसने पढ़ा है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, पढ़ के देखो यहाँ पे क्या बोला है। क्या बोल रहा है, एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, कंपाउंड। लेकिन बात ये है कि ये जो कंपाउंड बना रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी और एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी क्या, टोटली डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं। ये कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यानी जब दो केमिकल्स रिएक्ट होंगे एक में से तो कंपाउंड बनाएंगे, और जो प्रोडक्ट बनाएंगे, जो कंपाउंड बनाएंगे उसकी प्रॉपर्टी टोटली दो एलिमेंट से जिससे वो बना है उनसे कैसी रहेगी, अलग रहेगी, ठीक है। और ये जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है ये बेस्ड ऑन 5 बेसिक लॉ के ऊपर क्या है, ये बेस्ड है। 5 अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने अपने अपने क्या दिए, लॉज, उनके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है, कि केमिकल कॉम्बिनेशन होता है तो क्या हो। तो सबसे पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सबने पढ़ा है, सब बस वही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दोनों सेम है, ठीक है। बस वहां पे एनर्जी टर्म है, यहाँ पे क्या है, मास, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, पता है किसी को, क्या है, हाँ वेरी गुड, एनर्जी neither be created nor be destroyed, only one form of energy is converted into another, ठीक है। सेम टू सेम मास में क्या होगा, मास क्रिएटेड नहीं है, मास में क्या होगा, जब दो केमिकल्स कंबाइन होंगे, ठीक है, तो जो रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट रिएक्ट होके ना प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, क्या बनता है, जब वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है तब, ठीक है। तो क्या बोला है, जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट होके प्रोडक्ट बनाते हैं तो रिएक्टेंट का टोटल मास इज इक्वल टू प्रोडक्ट का मास होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी भले ही रिएक्शन हुआ लेकिन मास में कुछ कमी आई क्या, केमिकल प्रॉपर्टी भले चेंज हो रही है लेकिन मास चेंज हो रहा है क्या, नहीं, रिएक्शन होने के बावजूद कंपाउंड का मास कैसा हो रहा है, सेम। अभी जब हम एग्जांपल पढ़ेंगे तो तुमको बहुत अच्छे से समझेगा। पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लो, कौन सा साइंटिस्ट ने दिया, एंटी लेवियोजियर, एंटोनियो एंटनी लेवियोजियर, ये फ्रेंच साइंटिस्ट है, ठीक है। इसको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहा जाता है, बहुत बड़ा रोल कॉल होगा, ठीक है। तो इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे कंबशन पे, ठीक है, जैसे फॉस्फोरस की रिएक्शन किया होगा ऑक्सीजन के साथ किया है, मर्क्यूरी की किया है, ठीक है, बोथ इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। तो दोनों का रिजल्ट इंक्रीज इन वेट, वेट कैसा हो गया उसका, इंक्रीज हुआ है, ऐसा बोल रहा है। आफ्टर several experiment he found that weight gained by phosphorus was exactly same as the weight lost by the air। जब उसने फॉस्फोरस और ऑक्सीजन की जब रिएक्शन की थी, यानी एयर की रिएक्शन की थी, तो जब कंपाउंड बना था उसका वेट रिएक्टेंट से कैसा था, ज्यादा था, क्योंकि उसने ऐसा माना था क्या कि एयर से रिएक्ट हो रहा है करके, नहीं, उसने फॉस्फोरस को कंबस्ट किया, जलाया, ठीक है, और जिससे फॉस्फोरस ऑक्साइड बना होगा जो भी कंपाउंड, ठीक है, उसका मास जब दिया, मास जब वे किया और फॉस्फोरस का मास वे किया तो दोनों का मास सेम नहीं था। बाद में उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, तब उसको पता चला कि फॉस्फोरस और जो एयर का मास है दोनों को अगर वो कैलकुलेट करेगा तो वो कंपाउंड का मास बनेगा, जब जो कंबस्ट करने के बाद जो फॉस्फोरस ऑक्साइड बना था उसका। जैसे ये देखो आंसर दिया भी नहीं, मैं ही बता, जैसे देखो उसने पहले फॉस्फोरस एलिमेंट लिया, उसके साथ किसकी रिएक्शन की, एयर, ठीक है, कंबस्ट किया है एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ही वो जला रहा है ना, बिना एयर के प्रेजेंस में कोई चीज जलती है क्या, नहीं। और फिर उसके बाद जो भी फॉस्फोरस ऑक्साइड बना होगा, ठीक है, एयर यानी कि क्या है उसमें ऑक्सीजन, ठीक है। तो वो बार बार क्या कैलकुलेट कर रहा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से, कि रिएक्टेंट का मास इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट का मास, ठीक है। तो उसने पहले फॉस्फोरस जो लिया होगा तो वो उसका वेट किया होगा, मास होगा उसके पास, और फॉस्फोरस ऑक्साइड जो बाद में बना होगा उसका क्या किया होगा, मास। जब वो दोनों को कंपेयर कर रहा था तो हमेशा इसका मास कैसे हो जा रहा था, ज्यादा हो जा रहा था,
क्योंकि उसने उस समय एयर के बारे में कुछ सोचा था क्या? जब सर्टन कुछ एक्सपेरिमेंट किया तब उसको पता चला कि ये जो फास्फोरस ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है, इसका आधा मास तो फास्फोरस का है और जो बाकी का जो मास बचा हुआ है उतनी एयर क्या हो रही है, वहां से हट जा रही है, यानी उतना किसका मास होगा? एयर का। यानी जब दो रिएक्टेंट का मास हम मिलाएंगे, जो रिएक्ट हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट, तो इस रिएक्टेंट का मास इज इक्वल टू किसका मास होगा? प्रोडक्ट का मास। ठीक है, यही क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। शुरू में ही मैंने बता दिया तुमको, देखो यहाँ लिखा भी है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट मल्टीपल हो सकते, प्रोडक्ट भी मल्टीपल हो सकते, तो सबके क्या कर दिए, अगर रिएक्टेंट के पूरे मास को प्लस किए और प्रोडक्ट जितने बने सबके मास को प्लस किए तो दोनों का मास कैसे आएगा? इक्वल आएगा। इसको ही क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, एग्जाम्पल भी दिया है, देखो, हाइड्रोजन गैस बर्न एंड कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू यील्ड वाटर। जब H2 किसके साथ रिएक्शन करेगा? O2 के साथ, तो क्या बनेगा? H2, 2H2O हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो फिर द मास ऑफ वाटर फॉर्म इज इक्वल टू मास ऑफ द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंज्यूम। अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं 1 ग्राम हाइड्रोजन ले रही हूँ और 1 ग्राम क्या ले रही हूँ? ऑक्सीजन, तो और क्या बन रहा है? 2 ग्राम क्या बन रहा है? H2O। यानी कि क्या होगा, ये दोनों रिएक्टेंट के मास का प्लस करेंगे तो हमको प्रोडक्ट का मास मिल जाएगा। तो यही क्या है? यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कितनी भी केमिकल रिएक्शन कर दो, मास डिस्ट्रॉय होने वाला है क्या? नहीं। जितना रिएक्टेंट का होगा उतना ही क्या होगा? प्रोडक्ट का। यानी सेम टू सेम किसके जैसा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ समझा, एग्जाम्पल देके समझाया। हाइड्रोजन वाला एग्जाम्पल बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक है, वो भी तुमको समझा होगा। आगे लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये लॉ क्या कह रहा है कि कोई भी कंपाउंड जो बन रहा है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, जो कॉपर ऑक्साइड जो कंपाउंड बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड है ना, हाँ, कॉपर और क्यूप्रिक कार्बोनेट, सॉरी, कंपाउंड बन रहा है क्यूप्रिक कार्बोनेट। लॉ क्या बोलता है? अगर हमको क्यूप्रिक कार्बोनेट अगर नेचर में जो मिला और वही हमको कहाँ बनाना है? लैब में बनाना है, तो जितना क्यूप्रिक कार्बोनेट नेचर में जो क्यूप्रिक कार्बोनेट मिला है वो किससे बना है? कॉपर से बना है, ऑक्सीजन से बना है, उसका अपना अपना क्या होगा? प्रोपोर्शन होगा। यानी कॉपर 51% और ऑक्सीजन कितना परसेंट? 38, और कार्बन कितना परसेंट? 9%। ये तीन, जब हमने नेचर का क्यूप्रिक कार्बोनेट लिया तो हमने उसके अंदर कॉपर, ऑक्सीजन और कार्बन के क्या गिने? परसेंटेज गिने, तो हमको इतने परसेंटेज मिले। ठीक है, अगर यही क्यूप्रिक कार्बोनेट जो हमको कहाँ से मिला है? नेचर से मिला है, इसको हमको बनाना है किसमें? लैब में बनाना है, तो बराबर कॉपर का इतना ही अमाउंट लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन का इतना अमाउंट और कार्बन का भी इतना अमाउंट। इसको ही हम बोल रहे हैं लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। यानी कोई भी कंपाउंड हम बनाने जा रहे हैं तो हमको पहले उसमें पता करना पड़ेगा कि जो भी एलिमेंट्स है उनका प्रोपोर्शन कितना है, उसमें उतना प्रोपोर्शन जब डालेंगे तो ही वो पर्टिकुलर कंपाउंड बनेगा, वरना वो बनेगा नहीं। ठीक है, जैसे नेचर में हमको सॉल्ट मिल गया, ठीक है, तो उसमें हमको पहले पता करना पड़ेगा कि सोडियम का कितना प्रोपोर्शन है और क्लोरीन का कितना। वही अगर हमको लैब में बनाना है तो बराबर उतना ही प्रोपोर्शन लेके हमको क्या बनाना पड़ेगा? सोडियम और क्लोरीन लेके NaCl हम बना सकते हैं, वरना नहीं बनेगा। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं, फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्राउस्ट नाम का साइंटिस्ट है, उसने एक्सपेरिमेंट किया है 2 सैंपल क्यूप्रिक कार्बोनेट के 2 सैंपल के ऊपर क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। वन ऑफ द सैंपल वर नेचुरल इन ओरिजिन। पहला सैंपल कैसा था? नेचर से लिया हुआ था, यानी बनाया था क्या? एंड अदर वाज अ सिंथेटिक वन, और दूसरा जो था वो क्या था? लैब से बना हुआ था। ही फाउंड दैट कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन इट वाज सेम फॉर बोथ द सैंपल एज शोन बिलो। जब उस दोनों कंपाउंड के बीच ऊपर उसने स्टडी किया तो उसको पता चला कि इसमें कार्बन, ऑक्सीजन और कॉपर, ऑक्सीजन और कार्बन जितने नेचुरल सैंपल में जितना प्रोपोर्शन है उतना ही किसमें है? सिंथेटिक वाले में। ठीक है,
यानी नेचर वाला जो क्यूप्रिक कार्बोनेट कंपाउंड बनाने के लिए तुमको जितना कार्बन लगा है, जितना ऑक्सीजन लगा है और जितना कॉपर लगा है, उतना ही हमको सिंथेटिक वाला बनाने के लिए भी उतना ही लगेगा। अगर कम या ज्यादा बना दिया तो वो कंपाउंड बनेगा क्या, कोई दूसरा बन जाएगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर कंपाउंड में एक पर्टिकुलर एलिमेंट का अपना क्या होता है, एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, तो डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या बोल रहा है, अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। यानी कोई भी कंपाउंड ले लो, उसमें जो एलिमेंट होगा, कोई भी प्रकार का एलिमेंट, वो हमेशा हर समय कैसा होगा, एक पर्टिकुलर और समान ही कंपाउंड का प्रोपोर्शन होगा। जैसे कि अगर मैं ये क्यूप्रिक कार्बोनेट कंपाउंड कहीं पे कहीं का भी ले लूं, नेचुरल ले लूं, सिंथेटिक ले लूं, यहाँ का ले लूं, किसी दूसरे देश का भी ले लूं, कौन सा कंपाउंड, क्यूप्रिक कार्बोनेट, और वहां पे मैं कॉपर का प्रोपोर्शन देखूंगी तो हर एक कंपाउंड में कितना होना चाहिए, 51.35 ही होगा, दूसरा होगा क्या। ठीक है, यानी एक कंपाउंड में पर्टिकुलर एलिमेंट का प्रोपोर्शन हमेशा कैसा रहता है, फिक्स रहता है। उसको अगर हम चेंज करेंगे तो वो पर्टिकुलर कंपाउंड बनेगा क्या, नहीं। समझा। तो देखो बोला है इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट इन सेम प्रोपोर्शन। सोर्स के ऊपर, सोर्स को, वो सोर्स कहीं से भी रहे, जो कंपाउंड हम ले रहे हैं किसी भी सोर्स से ले रहे हैं, लेकिन उसमें ये जो एलिमेंट्स की जो प्रोपोर्शन है वो हमेशा कैसे रहने वाला है, सेम। जैसे यहाँ पे दो अलग अलग सोर्सेस से हमने कंपाउंड लिए, एक नेचुरल सोर्सेस से लिए और एक सिंथेटिक में बनाए। ठीक है, तो भी जो अलग अलग एलिमेंट्स है उनका जो प्रोपोर्शन है वो हमेशा कैसा है, सेम है। हर एक लाइन में वही बात बता। ठीक है, तो ये जो लॉ है ये वैलिड है, यानी इसको हर एक बहुत सारे मल्टीपल एक्सपेरिमेंट किए गए कि सही है या नहीं, और मल्टीपल एक्सपेरिमेंट करने के बाद इस लॉ को क्लीन चिट दी कि सही है। ठीक है, और को नाम दिया गया दूसरा लॉ ऑफ डेफिनाइट कंपोजिशन। ठीक है, कंपोजिशन यानी वही बनना। ठीक है, किसी भी चीज को बनाना। ठीक है, तो ये लॉ समझा, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन यानी क्या। आगे वाला लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये क्या कहता है, देखो इसके लिए तुमको दो एग्जांपल लेने पड़े। तो देखो इस लॉ को किसने प्रपोज किया है, जॉन डाल्टन। ज्यादा पहचाना नाम नहीं लग रहा है तुमको, जॉन डाल्टन। कौन है जॉन डाल्टन, अभी अगले लेसन, चौथे लेसन में तुम ये जॉन डाल्टन के बारे में पढ़ोगे। आगे पढ़ भी चुके हो तुम जॉन डाल्टन के बारे में, पता है तुमको कौन है जॉन डाल्टन, कल पता करके लाना। ठीक है, हु इज जॉन डाल्टन। ठीक है, तो देखो इसने क्या किया, जॉन डाल्टन ने कुछ ऑब्जर्व किया है। क्या ऑब्जर्व किया है, टू और मोर एलिमेंट में फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। दो या फिर दो से ज्यादा कितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक से ज्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं, सेम भी हो तो भी। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सिर्फ एक ही कंपाउंड बनाते हैं क्या, वाटर ही बनाते हैं क्या, दूसरा भी बनाते हैं, H2O2 बना रहे हैं। तो ये चीज इसने ऑब्जर्व किया, फिर बाद में क्या बोला, ऑब्जर्व करने के बाद क्या बोला, तो क्या बोल रहा है देखो, when two elements A and B form more than one compound, दो एलिमेंट, ठीक है, जैसे A और B, एक हाइड्रोजन और एक क्या है, ऑक्सीजन, ये दो या फिर दो से क्या बना रहे हैं, ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है, द मास ऑफ एलिमेंट B, यानी एलिमेंट B का जो मास होगा, ठीक है, कंबाइन विद गिवन मास ऑफ A, जो कंपाउंड एलिमेंट A से क्या होने वाला है, कंबाइन होने वाला है, आर ऑलवेज इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। जैसे पहले जब रिएक्शन होगी, जब H2O बन रहा है, कैसे बन रहा है, H2 प्लस O2 गिव्स राइज टू 2H2O। ठीक है, यही कंपाउंड, यही दोनों एलिमेंट्स दूसरा
कंपाउंड बना रहे हैं, H2 प्लस O2 गिव्स राइज टू H2O2, ये भी बना रहे हैं, ठीक है। यहां पे अगर ऑक्सीजन 16 ग्राम है, यहीं पे तो दिया है, मैं भी ना बिना फालतू का लिख रही हूँ। पहले एक बार ये पढ़ लेते, उसके बाद तुमको एग्जांपल समझाती हूँ, ठीक है। When two elements A and B form more than one compound, दो ही एलिमेंट एक से ज्यादा क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं। The mass of element B that combine with given mass of A, B वाला जो एलिमेंट है जो किससे कंबाइन हो रहा है, A से कंबाइन हो रहा है, are always in the ratio of small whole numbers, वो हमेशा कैसा रहेगा, स्मॉल whole numbers में रहेगा। देखो जैसे एग्जांपल से तुमको समझा, हाँ, जैसे ये हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, पहले हम लोगों ने 2 ग्राम हाइड्रोजन लिए और 16 ग्राम क्या लिया है, ऑक्सीजन। कितने ग्राम वाटर बना रहे हैं, 18। दूसरे रिएक्शन में हाइड्रोजन फिर से 2 ग्राम लिए, लेकिन ऑक्सीजन कितने ग्राम लिए, 32। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड कितना बढ़ रहा है, 34 ग्राम। अब कंपाउंड ए तो सेम ही है, क्वांटिटी उसकी कैसी है, सेम है, लेकिन कंपाउंड बी की क्वांटिटी दोनों रिएक्शन में सेम है क्या, कितने से मल्टीपल है दोनों, 2 से मल्टीपल, यानी दोनों का रेशियो कितना है, 2। वही तो बोला है, जब एलिमेंट ए रिएक्ट हो रहा है किससे, एलिमेंट डी से, और बहुत सारे कंपाउंड बना रहे हैं, मल्टीपल कंपाउंड बना रहे हैं, तो यहाँ पे 2 कंपाउंड बनाते हुए दिख रहा है, तो द मास ऑफ एलिमेंट बी इज ऑलवेज द होल नंबर, रेशियो ऑफ द होल नंबर, यानी जो भी एलिमेंट बी के जितने भी हाइड्रोजन के साथ ये एलिमेंट बी रिएक्ट होके जो भी अलग अलग कंपाउंड बनाएगा, तो हमेशा जी ये जो ऑक्सीजन के मास एक में के कितने रेशियो में रहेंगे, होल नंबर रेशियो में रहेंगे। कभी 2 होगा, कभी 4 होगा, कभी 6 होगा, कभी 8 होगा। समझ में आया क्या बोला मैंने, समझ में आया। तो देखो एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आ जाता, ठीक है। तो वही अभी जो मैंने तुमको एक्सप्लेन किया वही बताया उसने। देखो 16 डिवाइडेड बाय 32 इज इक्वल टू 1:2। ए का रेशियो बदल रहा है क्या, ए हमेशा कैसा है, सेम है। हाइड्रोजन का मास हमेशा कैसा है, बस जो रेशियो किसका आ रहा है, ऑक्सीजन का, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की क्वांटिटी हम बढ़ा दे रहे हैं तो कंपाउंड वो बनने की जगह दूसरा बन जा रहा है, जो कि एक प्रकार से डेफिनेट प्रोपोर्शन में भी यही बात बोली गई थी कि अगर हमको पर्टिकुलर कंपाउंड बनाना है तो उतना ही अमाउंट में एलिमेंट लेना पड़ेगा, नहीं तो कंपाउंड कैसा बन जाएगा, दूसरा। वही दूसरे लॉ में हमको पता साफ साफ दिखाई दे रहा है, एलिमेंट तो दोनों सेम ही है, इसमें भी दोनों कैसे सेम है, तो इसमें भी क्या बनाना चाहिए था, वाटर बनाना चाहिए था, लेकिन क्या बनाया है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की क्वांटिटी कैसी होगी है, ज्यादा, और ज्यादा कितने से हुई है, 2 मल्टीपल बाय 2, 2 मल्टीपल से कैसी होगी है, ज्यादा। सेम टू सेम देखो दूसरा तुमको एग्जांपल भी दिया है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, कोई पेन निकालो, मैं लिख रही हूँ। तो सेम टू सेम दूसरा तुमको एग्जांपल दिया है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्शन करते तो क्या बना रहे हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। वही नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फिर रिएक्शन कर रहे हैं और बाद में क्या बना रहे हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन की क्वांटिटी सेम है, एलिमेंट ए हमेशा कैसा है, सेम है, लेकिन एलिमेंट बी सेम है क्या, पहले 16 ग्राम था, बाद में कितना हो गया 32, यानी फिर से कितने रेशियो, दोनों के बीच में कितना रेशियो है, दोनों के मासेस का कितना रेशियो, 2 रेशियो, 1:2, यानी एक 1 है और एक कितना है 2, ठीक है। तो ये होता है, समझा तुमको मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोल रहा है, ठीक है। एक कंपाउंड या दो एलिमेंट अगर एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं तो ए का मास चेंज होने वाला है क्या, ठीक है। तो जो बी का मास है ऑलवेज रेशियो इन होल नंबर, वो हमेशा कैसे रहेगा, होल नंबर में रेशियो में रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल भी दिया देखो CO, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें फिर से ऑक्सीजन की बात बताया, कितना रेशियो है 1:2। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसमें भी कितना है 2:3।
ठीक है, और भी बहुत सारे, ठीक है, लेकिन उसने दिया है क्या, नहीं।